अब देखिए, इंडिया अलायंस को खत्म करना चाहिए और इन लोगों को पार्लियामेंट के नतीजों का इंतजार करना चाहिए। पोस्टपोन कोई अलायंस हो सकता है, उसके बारे में इंडिया अलायंस के घटक दलों को बात करनी चाहिए। देखिए, केरल अलायंस नहीं बचा, बंगाल पूरी तरह से अलायंस बिखर गया, पंजाब पहले ही खेल खत्म हो चुका है, महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना ने एक तरफा संजय निरुपम की सीट पर उम्मीदवार तय कर दिया और महाराष्ट्र के अनेक सीटों पर काफी गहरे मतभेद हैं महाअघाड़ी के घटक दलों के बीच में। इसीलिए बंगाल तो निसंदेह चुनौती हो सकती थी, लेकिन अब ये मुकाबला एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। इसलिए समय रहते इंडिया गठबंधन को समाप्त करके सबको अपने अपने तरीके से वहां चुनाव लड़ना चाहिए। अधीर रंजन के खिलाफ यूसुफ पठान को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है इन दोनों के बीच जब मतों का बिखराव होगा तो सीधे तौर पर वहां भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। ममता बनर्जी की पार्टी ने जिस तरह से सीट का अनाउंस किया यूसुफ पठान है, इसमें बीजेपी के सुकांतो मजूमदार वहाँ के हेड है, उन्होंने कहा कि जब ये सीट की अनाउंस हो रही थी तो आधे घंटे पहले अभिषेक बनर्जी बीजेपी को एंटी बंगाली बोल रहे थे। तो जरा बताइए कि यूसुफ पठान कहाँ से बंगाली है? देखिए, हम ये मानते हैं कि टीएमसी के पास निष्ठावान लोगों की कमी नहीं रही होगी, बजाय इसके उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हैसियत को लेकर चिंता है और इसीलिए स्टार क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स, ये जो उम्मीदवारों की सूची में कई नाम हैं, उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि ममता जी अपनी लोकप्रियता के बल पर ये चुनाव नहीं जीत सकती, इसका उन्हें यकीन हो गया है। और जो बची खुची जो उनकी साख है, संदेश खाली ने पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी और टीएमसी के साथ जुड़े जो गुंडे तत्व हैं, उनकी अराजकता को बेनकाब कर दिया है। जयराम रमेश पूछते हैं कि आखिर कौन सा प्रेशर था कि ममता बनर्जी को अपने 4200 सीट की घोषणा करनी पड़ गई? अब ये सवाल हम लोगों के बजाय अगर कांग्रेस ही पूछ रही है तो फिर आप समझ सकते हैं इंडिया अलायंस का क्या मतलब है। अब कांग्रेस टीएमसी से ये सवाल पूछ रही है तो निसंदेह ये समझ लीजिए कि ये जो जुबानी जंग है, इंडिया गठबंधन की समाप्ति के काफी गहरे आसार हैं और इसे नकारा नहीं जा सकता है कि चुनाव के पहले ही ये अलायंस ढेर हो चुका है। प्रधानमंत्री आजमगढ़ में तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग, आजमगढ़ की जनता को उन्होंने कहा कि पहले ये आजमगढ़ अनजानगढ़ के नाम से जाना जाता था, मैं एक और मोदी की गारंटी आज यहाँ दे रहा हूँ। उन्होंने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, लेकिन अखिलेश यादव तो बोलते हैं कि ये सारा किया नेताजी का है। देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के जो किस्से हैं उसको लगातार भारतीय जनता पार्टी बुनाती रही है और योगी जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में विकास के जो कार्य हुए और जो नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रव्यापी लोकप्रियता है, इसका मुकाबला वहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर नहीं करने में सक्षम है। इसलिए वहां की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अरविंद केजरीवाल कुरुक्षेत्र में थे, उन्होंने कहा कि वहां की जनता को इस बार भाजपा के ट्रैप में आप लोग मत आइएगा, प्रधानमंत्री चुनने में गलती मत कीजिएगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी से अब जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। वैकल्पिक राजनीति की बात अरविंद केजरीवाल जी करते थे। अन्ना हजारे जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के उस अभियान के अगुवा नेताओं में एक थे, लेकिन जिस तरह से उनके दल के बड़े नेताओं को भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजा गया, उन्हें भी लगातार समन जा रहे हैं। तो आम लोगों की धारणा अब पूरी तरह से बन चुकी है कि जो दिल्ली में कांग्रेस और जो अन्य पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं,
उनके मुकाबले केजरीवाल जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के ज्यादा मामले हुए हैं। इसीलिए वो जहां जैसे भी जो बोलना चाहें बोले, लेकिन अब उनकी बातों को बहुत ही विश्वसनीय मानने के लिए जनता तैयार नहीं है। लालू यादव के काफी करीबी सुभाष यादव की रही। देखिए, अप्रत्याशित नहीं है, ये कार्रवाई होनी थी। लगातार जिस तरह से बालू माफिया और खनन को लेकर के कई तरह के आरोप लग रहे थे, स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी 17 महीनों के कार्यकाल में आरजेडी के मंत्रियों की भूमिका की जांच की बात भी कही थी। और जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, नकदी की बरामदगी हुई और अन्य कई दस्तावेजी सबूत मिले हैं, इस मामले को बहुत हल्के में आरजेडी को नहीं लेना चाहिए। इससे उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। शेख शाहजहां को 4 दिन की सीबीआई कस्टडी दे दी गई है। देखिए, इससे कई तरह के राज खुलेंगे। एक समानांतर सरकार शाहजहां चला रहा था। जमीनों के अवैध कब्जे से लेकर महिलाओं के उत्पीड़न की जो दास्तानें वहां हैं और जो जिस तरह से गहरी नाराजगी वहां देखी गई है, उसका खुलासा उन्हें सीबीआई के समक्ष करना ही पड़ेगा और इससे मुश्किलें टीएमसी की भी बढ़ेंगी। प्रहलाद जोशी कहते हैं कि जो लोग जय श्री राम बोलने पर लोगों को जेल में डाल देते थे, आज वो रामनवमी की छुट्टी दे रहे हैं। उनका इशारा सीधा सीधा ममता बनर्जी पर था। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ममता बनर्जी निसंदेह अपने कई फैसलों को लेकर के पहले भी विवादों में रही है, लेकिन उनकी असली समस्या साख और विश्वसनीयता की है। उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था का पूरी तरह से सत्यानाश हुआ है और ये जो मुद्दे हैं टीएमसी की वापसी की राह में बड़े अवरोध का काम करेंगे।